और अब कसम संविधान की, जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, और मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस सियासत की उस जुबानी जंग पर है जो दुनिया के दो छोर पर लड़ी गई। एक छोर था राजस्थान का अजमेर, जहां प्रधानमंत्री मोदी थे, तो दूसरा छोर था अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, जहां राहुल गांधी थे। अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 9 साल के काम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को चुन चुन कर जवाब दिया। उन्होंने पब्लिक को 2014 से पहले और बाद की सरकारों का अंतर समझाया। कांग्रेस के पुराने चिट्ठे भी खोले। नई संसद को लेकर उसके विरोध पर भी पहली बार जवाब दिया। कहा कि भ्रष्टाचारियों और वंशवादियों को यह सहन नहीं हुआ कि गरीब का बेटा कैसे संसद का उद्घाटन कर सकता है। बस यही विरोध का कारण था। लेकिन इसके पहले अमेरिका से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अटैक किया। विदेशी जमीन पर खड़े होकर उन्होंने एक बार फिर मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि देश में कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। राहुल ने नाम लेकर कहा, मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, अगर उन्हें भगवान के साथ बिठा दिया जाए तो वो भगवान को भी समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड काम कैसे करता है। राहुल गांधी के ज्यादातर टॉपिक वही थे, आरएसएस, बीजेपी, लोकतंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह। लेकिन इस बार नई संसद पर भी बोले कि नई संसद असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बनवाई गई है। लेकिन माइनॉरिटी पर बोलते बोलते अपनी ही पार्टी पर सेल्फ गोल कर गए। बोल बैठे कि मुसलमानों की हालत वैसी है जैसे 80 के दशक में यूपी में दलितों की थी। यहां भूल गए कि उस वक्त केंद्र के साथ यूपी में भी कांग्रेस की सरकार थी। खैर, बीजेपी का आरोप है कि विदेश जाकर मोदी के बहाने भारत का अपमान करना, मजाक उड़ाना राहुल गांधी की आदत है। ये उन्हें भारी पड़ेगी। बहस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले इस जुबानी जंग का एक छोटा सा ट्रेलर देखते हैं। ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच में पाकर आह्लादित है। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। बीजेपी कांग्रेस की लूट के रास्तों को ही बंद कर रही है। They think maybe they know even more than God. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works, and God would get confused that what have I created? जब लूट की बात होती है ना, तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, सबको समान भाव से लूटती है। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims what's happening with the Dalits there? 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी, तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। भारत को नया संसद भवन मिला है, लेकिन कांग्रेस ने भारत के गौरव के क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। ये जो बात राहुल जी के कहना है कि जिस तरीके की नीतियां संघ परिवार की और बीजेपी की हैं, ये एक एक करके हर उस समुदाय और समाज को चिन्हित कर उस पर कुछ न कुछ राजनीतिक या बाकी प्रहार करेंगे, जिससे वो अपनी राजनीति बढ़ाते हैं। तब देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थी। शायद वो बाहर जाके बताना चाहते थे कि इनके समय दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलते हैं। तो देखिए, कई सारी बातें हैं और प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि उन्होंने किस योजना को कितने पैसे दिए, और अगर राजीव गांधी के हिसाब से 85% करप्शन में चला जाता था तो कांग्रेस कितने जनता को देती और कितना करप्शन में खा लेती, इसका एक लंबा चौड़ा हिसाब आज प्रधानमंत्री ने दिया है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। आपको लंदन के भी उनके बयान याद होंगे, हमने आपको दिखाया था कि प्रजातंत्र खतरे में है। खैर, ये अलग बात है कि उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत गई और वो खतरा उनको कर्नाटक में नहीं दिखाई दिया।
तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आरपी सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ हैं, महिमा सिंह जी कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ हैं, मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ हैं और डीके दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ हैं। शुरुआत महिमा जी मैं आपसे करूंगा। सबसे पहला मुद्दा जो है वो मैं लाना चाहता हूं प्रधानमंत्री के बारे में। उन्होंने जो टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री भगवान को भी समझा सकते हैं मोदी जी कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, क्या विपक्ष के नेता की ये टिप्पणी उचित है? नमस्कार दीपक जी और सभी लोगों को नमस्कार। एक टिप्पणी और बता देना चाहती हूँ इससे पहले कि आपकी बात का उत्तर दूं। भारत एक संवाद है, बातचीत है, विविध भाषाओं, लोगों, उनके इतिहास और संस्कृति के बीच, और ये बातचीत निष्पक्ष होनी चाहिए, ये मेरे नेता राहुल गांधी ने कहा। और उन्होंने एक बच्ची या एक महिला जिन्होंने वहां पूछा कि क्या मैं भारत वापस आने में सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ, ये याद रखें कि वो वहां इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों से जो भारतीय हैं और जो सदस्य नहीं भी हैं जिन्होंने आकर के उस प्रोग्राम को अटेंड किया, उनसे बातचीत की। और उनमें से बहुत लोगों ने जब ये सवाल उठाया कि क्या हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं भारत वापस आके, क्योंकि जो हमें तस्वीर दिखाई देती है उसमें तो ऐसा नहीं लगता, और जो भारत के अंदर आज चल रहा है उसमें ऐसा नहीं लगता। तो उस पर राहुल गांधी जी ने कहा कि आपका देश है और आपको अपने हुनर को उस देश के अंदर जो है प्रोजेक्ट करने के लिए जरूर वापस आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, और आप आएंगे अपने योगदान से उसको बेहतर भी बनाना चाहिए। आते हैं आपके सवाल के ऊपर दीपक जी, आपने जो सवाल पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि वो और सभी भारतीय नागरिक 2014 से पहले भारतीय होने पर शर्मसार महसूस करते थे, जबकि वो उस समय 6 टर्म से गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मुझे लगता है बिल्कुल उचित नहीं था, बिल्कुल अनुचित था। और ऐसा सियोल की धरती पर कहना जहां वो भारतीय नागरिकों को संबोधित नहीं कर रहे थे, यहां मेरे नेता भारतीय नागरिकों को संबोधित कर रहे थे जो भारत को लेकर अपने संशय जता रहे थे, जो ये पूछ रहे थे कि आज यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने एक बयान जारी किया है, जिनको ये दिखाई दे रहा है, विश्व को दिखाई दे रहा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने यहां से एशियन चैंपियनशिप को स्थानांतरित कर दिया। उनको दिखाई दे रहा है कि भारत की प्रतिष्ठा, भारत की चैंपियन बेटियों को किस तरह से सड़क चौराहों पर उनकी अस्मिता को घसीटा गया और उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। उनको ये दिखाई दे रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जब डेनमार्क के एक विशेषज्ञ के साथ बात करते हैं कि हवा के अंदर से आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कैसे बनाएंगे, तो वो हंसते हुए कहते हैं कि आप यहाँ आ जाइए और हमारे आइडिया जनरेटर बन जाइए। तो ऐसे प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि वो क्यों बार बार हमारे देश की धज्जियां उड़वाते हैं। राहुल गांधी जी ने आज मोदी जी के उस बयान को दोबारा याद दिला दिया विश्व को कि हम हार्वर्ड में नहीं, हम हार्डवर्क में बिलीव करते हैं। क्योंकि मोदी जी, सही बात है, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि वो हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को इतिहास सिखाएंगे, वो विशेषज्ञों को उनका ज्ञान सिखाएंगे, साइंटिस्ट को साइंस सिखाएंगे। तो ये जो वहां पर राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया गया और जो उनसे सवाल कर रहे थे, वो मेरे आपके भाई बहन भारतीय नागरिक थे जो विदेश में बैठ करके भारत की तस्वीर को लेकर के चिंतित महसूस करते हैं। दीपक जी, ठीक है, चिंतित महसूस करते हैं। आरपी सिंह जी क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं महिमा सिंह जी की एक बात को बता दूं कि हवा में से पानी दिया जा सकता है, मशीन भी आती है उनकी, अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको गूगल से या अमेजोन पे उसकी मशीनें हैं जो हवा में से पानी निकाल कर लोग पानी पीते भी, हवा में से निकला हुआ पानी। ऐसा नहीं है कि कोई अचंभे वाली बात है। दूसरी बात, किन की बात कर रहे हैं वो? राहुल गांधी को, जो कि अपने आप को गुरु नानक देव जी से कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि गुरु नानक देव जी के बाद मैं ही अवतरित हुआ दुनिया के अंदर। ऐसी भाषा बोलते हैं कि नानक देव जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वो ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नानक देव जी की जो उदासियां थी, आप उनको भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़ना चाहते हैं क्या? आप अपने आप को नानक के साथ, गुरु नानक देव जी के साथ कंपेयर कर रहे हैं क्या? इसका उत्तर देना होगा। फिर ये जब पिछली बार वहां पे थे, अरे आप उंगली हिलाने से नहीं, ये कहा उन्होंने कि भारत जोड़ो यात्रा को संदर्भ में उन्होंने बात बोली है। और आप चाहें तो मैं चाहूंगा दीपक जी आप उसका वीडियो चला दें तो इनके ध्यान में आ जाएगी बात वो। दूसरी बात, ये वहां जाकर सिख बच्चों को, जब पिछली बार कैम्ब्रिज गए थे, सिख बच्चों को कहते हैं कि मोदी जी आपको सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं। अरे आप हमको ऐसा कह रहे हैं कि हम सेकंड क्लास सिटीजन है भारत के अंदर? आपने तो कोशिश करी थी हमको सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी थी सेकंड क्लास सिटीजन बनाने में। आपने 3000, मैं नाम लेकर कहता हूं, राजीव गांधी ने 3000 सिखों की हत्या करवाई दिल्ली के अंदर, और देश को चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया। और सिख जो कि सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको खालिस्तानी, उनको टेररिस्ट पेंट कर दिया अपने चुनाव जीतने के लिए। तो ये आपका इतिहास है, इसमें कोई बड़ी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जैसे आप घबराएं।
परंतु जो सच है यही है। जो मूल बात है दीपक, वो ये है कि क्या राहुल गांधी विदेश जाकर देश को अपमानित करेंगे बार बार? वो विदेशी शक्तियों को कहेंगे कि हमारे देश के अंदर हस्तक्षेप करो, वो जाकर बोलेंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में, जबकि दो चुनाव भी हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव जीते तब नहीं उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। वो जाकर एक मिनट जी, वो जाकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब ठीक नहीं चल रहा, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं चल रहा, वो आर्मी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। तो ये क्लियर करने की क्या है उनके उनमें। और आखिरी बात, आज उन्होंने एक और उपहास उड़ाया हमारी संस्कृति का, जब प्रधानमंत्री जी सिंघोल के आगे नतमस्तक हुए और उन्होंने साष्टांग किया, उन्होंने उसका भी मजाक उड़ाया। अरे आपको भारत की सभ्यता पता नहीं, आपको भारत की संस्कृति पता नहीं, तो इसलिए आप इस प्रकार का उपहास उड़ा रहे हैं। आप क्योंकि आप कहते हैं कि भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसको जो कि अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी है वो भी यही भाषा इस्तेमाल करता था कि भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप क्या कन्वे करना चाहते हैं अपनी विदेश यात्रा के अंदर? ठीक है महिमा जी बताइए, जवाब दीजिए। पहली बात तो बोल रहे हैं हवा से पानी बनाने वाली मशीन वो आपको भेज सकते हैं, अगर आप चाहें तो अमेज़न या कहीं से भी खरीद करके गिफ्ट करेंगे आरपी सिंह जी, या महिमा सिंह जी से बिल चार्ज करेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बोल दूं इनकी अगर मैं पता भेज दूंगी, ये जो चाहे वो कर दें, गिफ्ट कर दें, या मैं सीओडी भी कर दूंगी यहाँ से। लेकिन मैं इनको ये बता दूं कि मुझसे ज्यादा वो जो डेनमार्क के विशेषज्ञ हंस रहे थे ना और ये बोल रहे थे मिस्टर मोदी विल मेक यू द आइडिया जनरेटर इन माय इंडस्ट्री हियर, उनको गिफ्ट कर दें। क्योंकि मैम अगर आपकी बुद्धि कम हो तो मेरे पास इलाज नहीं है। आपके नेता की बुद्धि और आपकी कांग्रेस की नेताओं की बुद्धि कम तो मेरे पास इलाज नहीं है। कृपा कर आप गूगल मारेंगे, आपको खूब मशीनें मिल जाएंगी। अनुशासन बरते। अच्छा आरपी जी बोल लेने दीजिए, मैंने उनको पूरा वक्त दिया, आपको भी दिया। हाथ खड़ा रखा मैंने, पूरा समय हाथ खड़ा। इतने वरिष्ठ है, मुझे कहना अच्छा नहीं लगेगा सर। मैं ये कह रही हूँ कि जो वीडियो है वो वीडियो आपके शो पर चला दूं तो आपको पूरा शो उसी में चला जाएगा दीपक जी, जिसमें डेनमार्क के विशेषज्ञ हंस रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मिस्टर मोदी विल मेक यू द आइडिया जनरेटर विद माय साइंटिस्ट, मे बी माय साइंटिस्ट नो लेस। मैं डेनमार्क के विशेषज्ञ की बात बता रही हूँ, मेरे शब्द नहीं है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, सब जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने गुरु नानक देव जी की बात की और मैं बता देती हूँ, मैं क्योंकि पूरा वीडियो इन्होंने तो देखा नहीं होगा, आईटीएसएल ने जितना भेजा होगा उतना ही देखा होगा, मैं बता देती हूँ। उन्होंने बसवन्ना की बात की, उन्होंने नारायण गुरु की बात की, उन्होंने गुरु नानक देव जी की बात की, उन्होंने आदि शंकराचार्य जी की भी बात की और उन्होंने ये कहा कि इस देश के अंदर ऐसी यात्राएं सदियों सदियों से चलती आ रही हैं। मैंने तो उसमें एक छोटी सी कड़ी जोड़ी है, ये बात अंग्रेजी में उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो का यात्रा आज का नया नहीं है, पुराना है। जिस संस्कृति की, जिन भाषाओं को जोड़ने की बात उन्होंने की, जो मैंने शुरुआत में उनका एक आपको संक्षेप में एक उनका विचार बताया, उसी की जो है कंटिन्यूटी में उन्होंने इन सब गुरुओं के नाम लिए और बड़े सम्मान के साथ लिए। वहां बैठी हुई जो सिख कम्युनिटी थी और स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर मौजूद थे सिख कम्युनिटी के हमारे यहाँ के कुछ बड़े भाई बहन, उन सब लोगों ने जोरदार तालियां बजाई जब सिख कम्युनिटी को लेकर के बातें वहां की गई। वो पूरा वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है और उसे सुन सकते हैं। तो आरपी सिंह जी के अपने विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वहां ओवरसीज कांग्रेस के सदस्य और गैर सदस्य सभी मौजूद थे। दूसरी बात ये, इन्होंने जो बात की कि देश का नाम उसका माखौल बनाना या उसका मजाक उड़ाना, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने आपके यहाँ से एशियन चैंपियनशिप को इस साल के शुरुआत में विड्रॉ कर लिया सर, कहीं और ले गए हैं, ये बता करके कि आपका अपने रेसलर्स के साथ जो रवैया है, जो आप उनको जिस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम आपके यहाँ पर नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी चेता दिया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने आज सुबह ही कि यदि आपने चुनावों में और यदि आपने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो गतिविधियां है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो हमें फेडरेशन डिसॉल्व करनी होगी और जो खिलाड़ी हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेटस से अपना जो है वो खेल सकते हैं। आईओए को, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को उन्होंने ये बोला है। तो ये तो एक बात है। बाकी विश्व ने आज सुबह भागती हुई मीनाक्षी लेखी जी, इनकी एक मंत्री का वीडियो भी देखा है, जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछे देश की बेटियों की प्रतिष्ठा पे, तो किस तरह भागती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे लगता है हम सब महिलाओं को, बेटियों को, इस देश के सब नागरिकों को। ठीक है महिमा जी देखिए एक मिनट में आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप पहलवानों का मुद्दा बेशक उठा सकती हैं, लेकिन हमारा मुद्दा जो है मोदी जी ने आज जो बोला और राहुल गांधी ने जो बोला उस पर है। आप चाहें बिल्कुल उठा सकती है, मैं रोकने वाला कोई नहीं होता आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं हम मुद्दे पर रहे जिस मुद्दे की आरपी सिंह ने बात की थी, है ना। एक मिनट, आपका मुद्दा है आज विश्व पटल पर भारत का किस तरह से नाम लिया गया।
विश्व पटल पर आज साइबर स्पेस के अंदर, द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज टुडे विद द इंटरनेट, उस पर पूरे विश्व पटल पर आज दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जो राजदंड ले रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, राजशाही में परिवर्तित कर रहे हैं लोकतंत्र को, और दूसरी तरफ बेटियों को घसीटा जा रहा है निर्ममता से, उनकी प्रतिष्ठा आरपी सिंह जी ये विश्व पटल पर दिखाई दे रहा है। ठीक है आरपी सिंह जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये बार बार पहलवानों की बात करिए, खैर हमारा मुद्दा दूसरा है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, आप राहुल के इस बयान को कैसे लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो ब्रह्मज्ञानी है, ये दिव्य ज्ञान राहुल जी को प्राप्त हुआ है? नहीं, वो उनका दिव्य ज्ञान उन पर मैं इनकी गुरु नानक देव जी के प्रति उन्होंने जो आज बात कही मैं सुना देता हूँ, सुनना जरूरी है आपके लिए। I read somewhere that Guru Nanak ji had gone all the way to Mecca, Saudi Arabia. He had gone to Thailand. He had gone to Sri Lanka. So these giants were doing Bharat Jodo much before we were born. तो ये उपहास उड़ा रहे हैं गुरु नानक देव जी का, ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत जोड़ो तब करी थी। ये मेरे पास आपका ही नेता की वीडियो है, मैं भेज देता हूं, अभी आपको सुना दीजिएगा प्लीज, दीपक जी सुना दीजिए इनको। असल में क्या कि मेरे पास ये अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। दीपक जी मेरे पास 54 आपको द्वारा सुना दूं, आपको द्वारा सुनना है, आपको द्वारा सुनिए। ये आवाज कहीं बीच में कटी नहीं है महिमा सिंह जी। देखिए मैं आरपी सिंह का फेवर नहीं करना चाहता, लेकिन ये आवाज कहीं कटी नहीं है, हम लोग एडिटिंग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ये एक फ्लो में बोली गई है पूरी बात। बिल्कुल बोली गई है, लेकिन उससे पहले बसवन्ना, नारायण गुरु, आदि शंकराचार्य सबके नाम उनका जो उनकी रिलीजियस यात्रा थी उसका मोटिव डिफरेंट था, और राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो कर रहे हैं वो तो विशुद्ध राजनीतिक यात्रा थी। वो उन्होंने कोई भी यात्रा हो, विचार है भारत को जोड़ने का, विचारधाराओं को, संस्कृति को जोड़ने का, वो भारत जोड़ने के लिए यात्रा नहीं थी गुरु नानक देव जी की। मैं माफी चाहता हूँ, आपके नेता को जो ज्ञान मिलता है ना, ऊपर से जो ज्ञान चमकता है उनके सिर के ऊपर, वो आधा अधूरा ज्ञान होता है, व्हाट्सएप की दुनिया का ज्ञान होता है, या आप जैसे जो उनके स्पोक्स पर्सन को ज्ञान देते हैं वो हमें चुभाइए, सिखों को चुभा इस बात का। हमको ये बात कष्ट वाली बात लग रही है कि आप गुरु नानक देव जी का उपहास उड़ा रही है कर अपनी राजनीतिक यात्रा के साथ। आप सब श्री गुरु नानक देव जी की जो उदासियां थी, जिन्होंने दुनिया के अंदर एक मैसेज देने के लिए गए, वो आपने उसका राजनीतिकरण कर दिया। आप अपनी राजनीति के लिए हम मना नहीं करते, अब मोदी जी को 10 गालियां निकालते हैं, अब मोदी जी को अलग अलग शब्दों से बुलाते हैं, हम कहते हैं ठीक है आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, परंतु आप साहब श्री गुरु नानक देव जी को अपनी राजनीति में घसीटेंगे, ये कहां से ठीक है? दीपक जी दुनिया के अंदर। दीपक जी आपने सवाल तो मोदी जी पर पूछा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु नानक देव जी पर आ गए, और ये भूल गए कि उस मंच पर 2 सिख भाई, मेरे तो पिता वो मौजूद थे, 2 सिख भाई वहां पर मौजूद थे। यदि गुरु नानक देव जी के बारे में ऐसी कोई बात कही गई होती, अगर ऐसा हो जिनका खून पानी हो गया तो मेरे पास इलाज नहीं है, कुछ सिखों का खून पानी हो गया तो मेरे पास इलाज नहीं है उनका। मेरा खून है अभी भी, मेरे में सिक्की का खून है अभी भी। बाकियों का खून पानी, ये अपमान है। उनका खून पानी हो गया, खून उनका पानी। मेरे गुरु का आप उपहास उड़ाएंगे, मेरे गुरु का, और वो मेरे गुरु नहीं है, वो पूरी इंसानियत के गुरु हैं। उन्होंने इंसानियत का मैसेज दिया, उन्होंने भारत जोड़ो नहीं करी थी, उन्होंने भारत जोड़ो नहीं करी थी, उन्होंने गुरु नानक देव जी ने भारत जोड़ो नहीं करी थी, उन्होंने इंसानियत का मैसेज दिया दुनिया को। भौतिक स्तर है भाजपा के प्रवक्ता का, वो कह रहे हैं इनका खून और ईरान तक है, वो ईरान तक है, वो ईरान तक है, चाइना के, श्रीलंका के, वो भारत जोड़ने के लिए गए, ईरान और चाइना नहीं, बगदाद भी गए, और बगदाद में जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था वॉर में, तो उस गुरुद्वारे को मैंने कवर किया बकायदा, जहाँ गुरु नानक साहब ठहरे थे, गुरु नानक देव जी ठहरे थे, और वहां पर बकायदा एक गुरुद्वारा है बगदाद के अंदर, मेन बगदाद में। महिमा जी बात तो आरपी सिंह जी का मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी बात लॉजिकल है कि आप एक धार्मिक। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आपने वीडियो देखा होगा मंच पर, वहां मंच पर और सामने जिनको वो संबोधित कर रहे हैं और सिख भाई बहन मौजूद हैं, आप इस बात से सहमत हैं कि मंच पर 2 सिख भाई मौजूद हैं? हाँ मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हाँ मैंने वीडियो देखा, उसमें 2 मौजूद है, मैंने भी दिखाया। खून उनका खून पानी, इनका खून इनकी कौम के अमेरिका बैठे हुए भाइयों का खून पानी। शर्मनाक बात है। अरे हाँ मैं कह रहा हूँ, हो गया होगा, इतना कांग्रेस नहीं है सर, किया कि कांग्रेसियों का खून पानी है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेसियों का खून पानी है, जिसके पिता ने 3 यार सिखों का कत्लेआम कराया हो,
उसके साथ खड़े हैं, उनका खून पानी है। मैं कहने को तैयार हूँ। मुझे कोई हमारे देश के आज तक के हमारे देश को हो, टायर डालकर दिलवाया हो, वो उनके साथ खड़ा होना मतलब आपका खून पानी है। हमारे देश को आज तक का इकलौता सिख प्रधानमंत्री दिया कांग्रेस ने, और उनका हास्य जब उड़ाया मोदी ने, तब आपका खून पानी नहीं था। वो उन्होंने कभी सिखों के पक्ष में कोई बात करी क्या? उन्होंने क्या 1984 के सज्जन कुमार को जेल भेजा क्या? उन्होंने टाइटल खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? कभी उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात करी क्या? उन्होंने गुरु नानक देव जी की जो बानी है उसकी देश की 19 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कराई क्या? वो मोदी नहीं थे इसलिए सिर्फ सिखों की बात नहीं की। मोदी है इसलिए सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। सिखों की नहीं है बात, यह कि कैसा ज्ञान है, कैसी बुद्धि है आपके नेता की। बात यह है कि कितनी कैसी सोच है उनकी। बात यह है। देखिए, अब आप भी मीनाक्षी लेखी की तरह भागने लगेंगे यहाँ से अगर मैं और तर्क दूंगी तो, लेकिन वो सिख होते हुए उन्होंने मैं सरदार हूँ और असरदार हूँ। मेरा खून अभी पानी नहीं हुआ, मेरा कांग्रेसियों की तरह खून पानी नहीं हुआ। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। एक बात स्पष्ट समझिए, आपके नेताओं ने पिछली बार गए थे कैम्ब्रिज में जाकर सिख बच्चों को उकसाया, ये कहा कि आप द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं भारत के अंदर। मोदी जी ने आपको द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया। जिन मोदी जी ने करतारपुर का कॉरिडोर खोला, जिन मोदी जी ने गुरु नानक देव जी की बानी का 19 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने का बीड़ा उठाया, जिन मोदी जी ने सज्जन कुमार को जेल में भेजा, जिन मोदी जी के चलते हुए टाइटलर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आप उनको लेकर कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी से। वही प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने 2014 से पहले हमारे दादा दादियों का मजाक उड़ाया ये बोल करके कि हम 2014 से पहले भारतीय कहलाने में शर्मसार महसूस करते थे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। ये आप उनको गलत कोट करें, ये उन्होंने विदेश के धरती पे जाकर उन लोगों को एड्रेस करते हुए कहा। उनकी जो मूल बात उसका उत्तर दीजिए कि क्या गुरु नानक देव जी की उदासियां, गुरु नानक देव जी की यात्राएं राजनीतिक थी क्या? वो भारत जोड़ने के लिए थी क्या? आप नहीं कह रहे आपका शो गुरु नानक देव जी के ऊपर नहीं है। दीपक जी, अब तो आप नहीं कह रहे कि आपका शो गुरु नानक देव जी के ऊपर नहीं है। ठीक है, मेरा शो भाई गुरु नानक देव जी पर भी नहीं है। आरपी सिंह जी, आपने अपनी बात रख ली, उन्होंने जवाब दे दिया। अब आगे बढ़े। नहीं उपहास थोड़ा। दीपक गुरु नानक देव जी मेरे गुरु नहीं है, वो आपके भी उतने गुरु हैं। जी मेरे गुरु हैं, श्रद्धा से नाम लेता हूँ गुरु नानक देव जी। मुझे एक सवाल पूछना है दीपक जी। संसद का उद्घाटन हुआ, सिर्फ एक धर्म के वहां पर सब रिचुअल्स किए गए, सब विधि विधान किए गए। इनका खून तब पानी नहीं हुआ जब दीपक चौरसिया जी कृपा कर टीवी दिखा दीजिए इनको वो पूरा का पूरा सर्वधर्म प्रार्थना हुई महिमा जी, वहाँ पे कुर्बानी पड़ी गई है। देश के अंदर धर्म निरपेक्षता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इनका खून पानी नहीं हुआ। बदलो चश्मा बदलो, वहाँ कुर्बानी पड़ी गई थी। ये देखिए, ऐसा है दीपक जी कि ये तो चश्मा इन्होंने लगाया हुआ है मोदी नाम का, इन्होंने चश्मा लगाया हुआ है भाजपा नाम का। नहीं दिखाई देगा ना इनको इस देश के अंदर ये दिखाई देगा। तो बता दीजिए किन धर्मों कौन से धर्म गुरु आए थे वहाँ पर, जो राजदंड दिया गया। मोदी भी आए थे वहाँ, जैनी भी आए थे वहाँ, सिख भी आए थे वहाँ, क्रिश्चियन भी आए थे वहाँ, मुसलमान भी आए थे। तस्वीर तो नहीं आई, कोई तस्वीर नहीं आई वहां पर आपके गुरुओं की, लेकिन वो जो उनको राजदंड दिया गया ना, आपका चश्मे का नंबर मैं नहीं बदल सकता। चश्मे का नंबर ठीक कराओ आप। वो जो राजदंड दिया गया उसके ऊपर एक बात लिखी है, वो जो राजदंड दिया गया है उनको, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तमिल के अंदर, और वो ये लिखा हुआ है, इट इज आवर ऑर्डर दैट द किंग द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा will rule as if he rules in heavens। जैसे स्वर्ग में राज करते हो ऐसे राज करेंगे। और उस राजदंड को माथे पर राख लगा करके नेहरू जी को जब उस सेंगोल को दिया गया था तो एक भेंट स्वरूप तमिलनाडु के जो वहां के लोग थे उन्होंने लाकर दिया। उसके ऊपर बड़े आर्टिकल छप चुके हैं और इनकी सारी फेक न्यूज को जो है ध्वस्त किया जा चुका है। पार्टी ने तो कहा था ये तो हवाई बात है, एक गलत नैरेटिव दे रहे हैं प्रधानमंत्री। कैसे गलत नैरेटिव दे रहे हैं? ना ये सेंगोल कुछ नहीं है, आपकी पार्टी का ऑफिशियल बयान है ये अधिकृत प्रवक्ता की तरह बयान है। आप बोल रहे हैं सेंगोल पवित्र चीज है, नेहरू जी को दी गई थी, उन्होंने मैंने नहीं बोला पवित्र चीज उनको दी गई थी। मैंने बोला जैसे हर राज्य के लोग कुछ भेंट करने आए होंगे, ऐसे तमिलनाडु के लोग उनको वो भेंट करने आए थे। और नेहरू जी संग्रहालय में नेहरू जी की चलने वाली छड़ी कैसे बन गई ये भी बताइए ना महिमा जी।
नहीं बन गए। देखिए अब आप अपने शो को खुद डाइवर्ट कर रहे हैं दीपक जी। चलिए मैं डाइवर्ट ही नहीं करता हूँ, मुझे दो लोगों के पास ज्ञानी हूँ, मृत्युंजय तिवारी जी, डीके दुबे जी, माफी मांगता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी ने अमेरिका के अंदर जो कहा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास ठीक उसी तरह का ज्ञान है जिस तरह का भगवानों के पास है, और वो भगवान को भी समझा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो साइंटिस्ट को साइंस समझा सकते हैं, इतिहासकार को इतिहास समझा सकते हैं, आर्म फोर्सेज वालों को जो है वो लड़ाई सिखा सकते हैं, एयरफोर्स को जो है पायलट के बारे में समझा सकते हैं। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जैसे बेरोजगारी, जैसे महंगाई, इसीलिए ये नई संसद भवन गई है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की हालत वैसी है जैसे 80 के दशक में दलितों की उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। बाद में एक बहुत बड़ा दलित मूवमेंट चला, हमने बीएसपी का उभार भी देखा, लेकिन उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी और कांग्रेस की सरकार केंद्र में। तो क्या कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है? कई सारी चीजें उधर प्रधानमंत्री ने अपना हिसाब दिया, उन्होंने वही 1585 जो राजीव गांधी जी का बयान है, 85% कमीशन वाली सरकार, उसको चिपकाने की कोशिश की है। लेकिन मैं सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास माफी के साथ आता हूं और ये आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल जी कह रहे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए नई संसद भवन बनाई गई है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए दीपक जी, ये तो अब जग जाहिर हो चुका है। पिछले 9 वर्षों से 2014 से जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है भाजपा की, तब से आप देख रहे हैं देश में लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी अहमियत है। लोहिया जी ने कहा था अगर जिस सदन में विपक्ष की आवाज़ नहीं गूंजेगी वो सदन ही आवारा हो जाएगा। तो जिस तरह से विपक्ष की अहमियत कम कर दी गई है और उनको नज़रअंदाज किया गया, उसका तौहीन किया जाता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो हम लोगों के पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के हैं नहीं। लेकिन जिस तरह से लोकशाही में राजशाही दिख रहा है, जो अंदाज दिखता है, ये तो फिर ये देश खेत खलियानों गांव के पगडंडियों में ये आत्मा बसती है देश की, खेतों में। लेकिन आज क्या हो रहा है, इस चकाचौंध में कोई भारत से भी ऊपर अपने को समझ रहा है। अगर राहुल गांधी जी या विपक्ष कोई सवाल खड़ा करता है तो यूं ही नहीं करता है, हद हो गई। अब तो सारी सीमाओं को पार कर दिया गया। संविधान हो, लोकतंत्र हो, सारे नियम कानून कायदे इतिहास सबको ताक पर रखकर अपना जो है ये समझ रहे हैं कि मनमानी, हिटलर शाही, तानाशाही, इस पर सवाल तो दीपक जी उठेंगे। सवाल कैसे नहीं उठेंगे? अच्छा मृत्युंजय भाई, आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं व्यापक तौर पर देश में? देखिए दीपक भाई, महंगाई और बेरोजगारी, भूखमरी, ये मुद्दा जो है ये रहेगा ही, इसको कौन नकार सकता है। लेकिन अब आश्चर्य देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार अभी ढोल पीट रही है, 9 साल बेमिसाल मोदी जी के 9 साल स्वर्णिम काल। अब भला बताइए देश का क्या हाल कर दिया, देश बदहाल है। अब इनका तो जो स्थिति है आप देखिए, हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां, उनका ख्याल नहीं है, लेकिन अपने छवि को चमकाने का बहुत ख्याल रहता है। अब तो भगवान बजरंगबली ने भी बीजेपी का समझ लिया चाल। अब इनको जो है कर्नाटका में कैसा किया कमाल। तो अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होगी, सत्ता का अहंकार। अच्छा ये बताइए, महंगाई और बेरोजगारी अगर मुद्दे हैं तो क्या बिहार में महंगाई है और क्या बेरोजगारी है बिहार में? देखिए दीपक जी, बिहार में जब से नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी, आपने देखा कि 9 अगस्त को सरकार महागठबंधन की बनी और 15 अगस्त को ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 2020 में अपने घोषणा पत्र में 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। लेकिन जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग सरकार में आए, 5 दिन के अंदर ही 15 अगस्त को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा 10 लाख तो देंगे ही, 10 लाख और 20 लाख। और ये इतिहास में दर्ज है कि अभी 15 दिन पहले ही एक ही दिन में एक कैबिनेट में
2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों को मंजूरी मिली नीतीश तेजस्वी की सरकार में। बीजेपी को हिम्मत है तो बताए कि किस सरकार में बीजेपी ने एक हस्ताक्षर में एक कैबिनेट में 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों को मंजूरी। बताइए डीके दुबे जी, आप सपोर्ट करते हैं, आप बताइए। मृत्युंजय के जी कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी से हम निपट लिए बिहार में पूरी तरह से। देखिए ऐसा है, ये जो महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आजादी के बाद 60 साल शासन किसने किया? और आरजेडी ने तो, लालू प्रसाद यादव जी ने तो बिहार में लंबे समय तक शासन किया और बिहार का क्या हाल था ये हमने सबने देखा। तो आज अगर वो बात याद आ रही है और ये कह रहे हैं कि हम जॉब निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या इनके पास कोई बैकअप प्लान है उसका कि भाई जॉब तो हम निकालेंगे लेकिन डिफिसिट का बजट नहीं जाएगा? और भारत में लोगों को क्या मालिक बनाने का कोई प्रावधान रखेंगे कि भाई हम मालिक बनाएंगे देश में, लोगों को इतने व्यापार क्रिएट करेंगे और इतने बिजनेस क्रिएट कर देंगे कि लोग एंटरप्रेन्योर बन के निकले? मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और व्यक्ति खुद में स्वयं में व्यापारी बने, स्वयं में मालिक बने। क्या वो मॉडल अच्छा है या फिर ज्यादा डिफिसिट का बजट पार करके मॉडल अच्छा है? दूसरी बात जो इन्होंने अभी बड़ी अच्छी कही कि राजशाही दिखाई दे रही है। मैं जहां तक राजशाही की परिभाषा जानता हूं वो ये है कि भाई पिता अपने पुत्र को जो सत्ता हस्तांतरण करता है वो राजशाही होती है। वंशानुगत तरीके से राजा अपना राजा तय करता है। लेकिन मुझे ये पूरे इस सिस्टम में समझ नहीं आया कि माननीय मोदी जी कौन सी राजशाही से यहाँ स्थापित हुए? क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ते? क्या लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या उनको प्रधानमंत्री चुना नहीं है? और ऐसा भी नहीं है कि उनके पिताजी से उनको सत्ता मिली हो कि नहीं भाई पिताजी से सत्ता मिली, जैसा लालू जी अपने बेटे को सत्ता ट्रांसफर कर रहे हैं, अखिलेश यादव अपने पिता से ले रहे हैं, या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऊपर से सत्ता ले रहे। राजशाही तो मुझे लगता है वो होती है जो राजा चुना जाता है पिता के द्वारा, या और यहां पर जहां तक बात की जा रही है तो यहां तो भैया सत्ता बाकायदा चुनाव लड़कर आ रही है। तो कौन सी किस प्रकार की राजशाही है, इसकी परिभाषा क्या है? तीसरी बात जो है वो विदेश की धरती पर राहुल जी का कहना और उनका कहना है कांग्रेस प्रवक्ता का कि मोदी जी भी कहते हैं 2014 से पहले। मुझे लगता है कि दोनों के स्टेटमेंट्स को एक तुलनात्मक तरीके से देखना चाहिए। एक भारत को डिग्रेड, आज प्रेजेंट टाइम पर डिग्रेड करता है, और एक प्रेजेंट टाइम पर भारत में निवेश बढ़े, भारत पर लोगों का विश्वास बढ़े, भारत में लोग आए, भारत को वैभव की तरफ ले जाए, भारत की छवि सुधरे प्रोस्पेक्टिव वे में। तो दो चीजें हैं, एक प्रोस्पेक्टिव वे में है कि भाई हम अच्छा और भारत को अच्छा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप आइए निवेश करिए, आप आइए यहां पर व्यापार बढ़ाइए। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि नहीं भारत में बहुत कुछ गलत हो रहा है, सिंगोल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, सिंगोल इसलिए लाया जा रहा है। और महिमा सिंह जी कह रही हैं कि नहीं साहब वहां तो हिंदुओं को ही केवल या जो भगवाधारी हैं उनको ही अंदर ले जाया गया। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि हम डेटा ले कहां से रहे हैं, हम उसकी मानसिकता हमारी क्या है। मुझे लगता है कि जब हम बात करना शुरू करते हैं, खासतौर से विदेश की धरती पर, आप देश में करते हैं, हम आप सब एक साथ बैठे हुए हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन विदेश की धरती पर जब बात करते हैं तो बोलते समय हम सबको ध्यान रखना चाहिए, क्या भारत के प्रोस्पेक्टिव वैभव तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं या हम ये बता रहे हैं कि भारत बहुत खराब है, आप आइए। नहीं सर, आगे तो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है महिमा जी बताइए, डीके दुबे जी ने समझाया कि अंतर क्या है, प्रधानमंत्री ने जो बोला और राहुल गांधी जी ने जो बोला, अब आप समझाइए अंतर। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, आरपी सिंह साहब ने मुझे व्हाट्सएप करके 2 मशीनें भेजी है जो कह रहे हैं कि वो यही काम करती है, हवा से पानी बनाती है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ब्रांड्स में नहीं जा रहा, उन्होंने मुझे सबूत के तौर पर भेजी है, मैं आपको बता दूं, आपके सामने बात रखना चाहता था। आप डीके दुबे जी की बात का जवाब दीजिए। मैंने कब मना किया? ऐसी मशीनें नहीं है, जरूर होंगी। डेनमार्क के उस विशेषज्ञ को बताने की जरूरत है जो हंस रहे थे शायद, क्योंकि अगर ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं तो मोदी जी उनको ये सुझाव क्यों दे रहे थे कि आप अपनी विंड टरबाइन से ऐसा भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन भी खींच सकते हैं। खैर मैं उसमें नहीं जा रही, वो पूरा वीडियो आपको भेज दूंगी, आप चैनल पर चला लीजिएगा यदि चैनल के पास जो है इतना साहस हो तो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी जो बातें दुबे जी ने कही हैं, बड़े सम्मान के साथ मैं उनको कहना चाहूंगी, समझ जिनको वो शायद समझाना चाह रहे होंगे, जिनकी आंखों पर पहले से पट्टी बनी होगी, शायद उनको समझ आ भी जाएंगी। लेकिन मैं इनको ये समझा दूं कि आज के दौर में जहां विश्व भर में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इंटरनेशनल स्तर पर, ये कौन सी धरती की बात कर रहे हैं?
वी आर लिविंग इन साइबर स्पेस, वर्चुअल स्पेस है, साइबर क्राइम के दौर में आप जी रहे हैं और आप बात कर रहे हैं विदेश की धरती पर। आज विदेश आप कह रहे हैं कि यहाँ लोगों को बुलाने की, यहाँ से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ले जा रहा है अपनी एशियन चैंपियनशिप। आपके और मेरे चेहरे पर धब्बा है ये। हम सबको अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए जब हमारी बेटियों को घसीटा जाता है और प्रधानमंत्री अपने घर से कुछ दूर होती इस वारदात पर चुप रहते हैं और वहां पर पूरा नाटक करते हैं झुकने का और जो है वो साष्टांग प्रणाम करने का। ये दुखद है क्योंकि देश को और विश्व को वो दिखाई दे रहा है। देश और विश्व को प्रदेशों के साथ सौतेला व्यवहार दिखाई दे रहा है। ये बात कर रहे थे आज राजस्थान के अंदर शेयरिंग की, फंड शेयरिंग की। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 90 और 10 का शेयर होता था प्रदेशों और केंद्र का जो ग्रांट्स थी उसके अंदर। आज 50-50 का शेयर है दीपक जी, 75 या 25 का, मतलब कम से कम 75 या 25 का शेयर होता था प्रदेशों और केंद्र का। आज जो शेयर है भी प्रदेशों का, उसके लिए भी तरसाते हैं, हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है प्रदेशों की और उसके बाद फिर ये इस बात का विवाद बनाते हैं कि मीटिंग्स में नहीं आते। जब आप प्रदेशों को उनका ड्यू नहीं देंगे, जब आप उनको संबोधित नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं को संबोधित नहीं करेंगे, किसानों को संबोधित नहीं करेंगे, बेटियों को संबोधित नहीं करेंगे, 9 वर्ष में एक भी प्रेस वार्ता नहीं करेंगे, तो बताइए विश्व कौन सी तस्वीर देख रहा है देश की। डीके दुबे जी एक छोटा सा जवाब, फिर मैं आरपी सिंह के पास जाऊंगा और महिमा जी कोशिश करूंगा आपसे कंक्लूड करूं। डीके दुबे जी एक छोटा सा जवाब प्लीज। महिमा जी, सवाल ये है कि राहुल गांधी जी जैसे विदेश की धरती पर मैडम कह रही हैं, तो वर्चुअल रैलियां क्यों नहीं कर लेते, वर्चुअली पूरा प्रचार क्यों नहीं कर लेते, देश की बैठकें भी सारी वर्चुअली कर लिया करें। क्या ये इस बात से सहमत है सब कुछ वर्चुअल है और वर्चुअल होना चाहिए? नहीं, ये देखिए, आप किसी धरती पर खड़े होकर कोई बात करते हैं, उसका प्रभाव होता है, वहां की मीडिया लोकली उसको कवर करती है और कवर करने के साथ उनकी बुद्धिजीवियों का, इसलिए बस यही तकलीफ है आपको कि मीडिया कवर कर लेगा। नहीं, आप मुझे बताइए ना, सच सामने आ जाएगा, ये तकलीफ है आपको। आप बैठक और ये जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे वर्चुअली कर लेते, क्या है, हर प्रदेश में एक मैसेज डालते और कहते साहब हम वर्चुअली कर रहे हैं। ये कोई तर्क नहीं है। आप बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी संवेदना हम समझते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। क्यों आप कैम्ब्रिज पढ़ने जाते हैं, क्यों आप ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाते हैं, क्यों वहां दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं, यहीं से पढ़ लेते, वर्चुअली हो जाता। ऐसा नहीं है, खाली वर्चुअली कह के उनके जो कहे गए शब्द हैं उनको छुपाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा जो भारत का मान गिराने की कोशिश की जाती है उसको कहीं पीछे नहीं फेंका जा सकता। इसलिए मैच्योरिटी के साथ नेता हैं तो नेता को मैच्योरिटी चाहिए होती है कि वो कौन सी बात कब कहां बोले। इसलिए स्थान और समय तय करना चाहिए कि कौन से शब्दों को कहां पर बोलना है, और नहीं तो उसका प्रभाव ऐसा ही होता है। ठीक है, एक क्विक जवाब महिमा जी और उसके बाद मैं आरपी सिंह के पास जाऊंगा क्लोजिंग कमेंट के। 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। दूसरी बात वो है, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे केवल। मैं आप बात कर रहे हैं उसका लघुभाव हम समझ गए। आप दोनों स्काइप पे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर बोलेंगे आवाज कट जाएगी, प्लीज मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, केवल 10 सेकंड। देखिए, आज जो रेसलिंग फेडरेशन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप ये क्यों नहीं कहते कि G20 की बैठक भारत में पहली बार हो रही है भाई, और विश्व के पूरे विश्व की जो सर्वोत्तम डेमोक्रेसी है वो भारत में आ रही है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? ठीक है, महिमा जी एक लाइन में जवाब, फिर मैं आरपी सिंह के पास कंक्लूडिंग कमेंट के लिए जाऊंगा। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो दुबे जी ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब वक्त आएगा तब ये बात आपसे दोबारा पूछूंगी मैं। आप G20 की बात कर रहे हैं, रोटेशन से आया है भारत के पास, वो रोटेशन से आता है, मोदी जी की अचीवमेंट नहीं है। और दूसरी बात, जितनी बातें अभी इन्होंने यहाँ पर की हैं दीपक जी, उसमें इन्होंने बताया वर्चुअल स्पेस। मैंने यही सवाल पूछा, ये कह रहे हैं पढ़ाई वहां क्यों नहीं कर रहे थे। मैं ये पूछ रही हूँ, आज आप किसी भी तरीके से छुपा सकते हैं क्या भारत के अंदर जो चल रहा है उसको? तो फिर विदेश की धरती पर खड़े होके भारत के भाई बहन जो वहां डरे सहमे रहते हैं, यहाँ की तस्वीर देखकर कोई तो जाके उनसे बात करेगा। मोदी जी किसी से बात नहीं करते। अगर वर्चुअल स्पेस इतनी अच्छी है तो मुझे बताइए आप ये आरोप क्यों लगाती है कि मीडिया जो है एक तरफ की डिबेट दिखाता है, हमको बोलता नहीं है, हमको बोलने का मौका नहीं देता है? देखिए आप बहुत अच्छे से डिबेट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि आप कहिए गुरु नानक देव जी पर ही डिबेट नहीं है, आपने उस बात को कहा।
तो आपकी तरह अगर लोग डिबेट करने लगे दीपक जी तो क्या उसमें मैं किसी और के बारे में कंपेयर नहीं कर सकता हूं। मैं बड़ा छोटा सा एंकर हूं, थोड़ा बहुत अनुभव है मेरे पास। लेकिन आरपी सिंह जी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट, आप कंक्लूड कर दीजिए डिबेट को। आपसे मैंने दूसरा सवाल पूछा था, लेकिन अब दीपक जी बीच में इन्होंने कहा कि आपका एजेंडा होगा, आपको भी इन्होंने टोक दिया था बीच में। ये इनकी तो हर चीज पे प्रश्न है, परंतु एक बात मुझे जरूर कहनी है, इनको सिंगोल के आगे प्रधानमंत्री ने साष्टांग किया, एक अपनी सभ्यता के आगे साष्टांग किया, वो हमारी एक तमिलनाडु की रिच कल्चर है उसके आगे साष्टांग किया। इनको दिक्कत है क्योंकि ये साष्टांग करते हैं चाइना के आगे। आज तक इन्होंने वह करारनामा दुनिया के आगे नहीं रखा कि जो इन्होंने चाइना के आगे अंगूठे काट कर दिया और जिसके चलते हुए चाइना के भया पे सब कुछ यहाँ पे करते हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी सारी चाइना चलाता है। ये सब कुछ जो करते हैं वो जो बस मैं यहीं पर रुकूंगा। महिमा जी, अफसोस मेरे पास पूरा खत्म हो चुका है। मैं आरपी सिंह जी को भी बीच में रोक रहा हूं, लेकिन फिर एक दिन बैठेंगे आरपी सिंह और आप, अच्छी बात करते हैं, आप दोनों के साथ एक बार फिर डिबेट करेंगे। और मैं चलते चलते यही कहना चाहूंगा कि महिमा जी अगली बार जुड़िएगा तो प्लीज लाइव व्यू पे जुड़िएगा। जी न्यूज़।